Good morning students, I welcome you all on this YouTube channel. ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए. In our last class students, we did a lot of important derivations. देखिए उनकी कुछ रिजल्ट मैं आपको लिख देता हूँ. उन डेरिवेशंस के जो रिजल्ट थे स्टूडेंट वो लिख देता हूँ मैं. सबसे पहला जो आपने डेरिवेशन किया था वो था स्टूडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने रिलेशन निकाला था माइनस ई टाउ बाय एम. ये फर्स्ट आपने डेरिवेशन किया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिलैक्सेशन टाइम. टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आपने स्टूडेंट मोबिलिटी किया था. मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम. मोबिलिटी आपने लिखा था स्टूडेंट ई टाउ बाय एम. उसके बाद स्टूडेंट्स आपने किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन I इज इक्वल टू NEAVD. ये एक्सप्रेशन हमने किया था, और इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स हमने डिराइव किया था V इज इक्वल टू IR. ओम्स लॉ डिराइव किया था. फाइनली हम अराइव हुए थे रेजिस्टिविटी पे रो इज इक्वल टू m बाय NE स्क्वायर टाउ. ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया था कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू मास अपॉन नंबर डेंसिटी ई स्क्वायर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम. ये हमारे पास निकल के आया था रेजिस्टिविटी का रिलेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे R क्या होता था? ये रेजिस्टेंस होता था. रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट और ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट. कुछ ऐसा यूनिट हमने डिफाइन की थी. वो सब जो वीडियोस हैं स्टूडेंट, पहले की जो 2 वीडियोस हैं जरूर उनको पहले देखिए और उसके बाद फिर यहाँ पे आइए. आज हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, अगर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, इफ यू स्ट्रेच अ वायर, किसी वायर को अगर आपने स्ट्रेच किया तो स्टूडेंट उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा. जब आप स्ट्रेच करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता जाता है और उसकी लेंथ बढ़ती है. ओवरऑल उसकी जो वॉल्यूम रहती है स्टूडेंट वो सेम रहती है. ठीक है, ओवरऑल जो वॉल्यूम रहेगी उसकी वो सेम रहेगी अगर उसकी डेंसिटी आफ्टर स्ट्रेचिंग सेम है तो. देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर. स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर. तो सपोज कर लो स्टूडेंट्स, आपको ये एक वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ है L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है. इसको आपने स्ट्रेच कर दिया और इसकी लेंथ हो गई स्टूडेंट L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब हो गया A2, और रेजिस्टिविटी वो तो बदलेगी नहीं क्योंकि जिस मटेरियल का था अब भी उसी मटेरियल का रहेगा. तो स्टूडेंट इन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल चेंज इन रेजिस्टेंस. आपको बताना है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो गया, कितने टाइम्स हो गया अब रेजिस्टेंस. तो एक रिलेशन निकालिए फाइनल रेजिस्टेंस और इनिशियल रेजिस्टेंस के बीच में. तो देखिए रेजिस्टेंस जो होगा स्टूडेंट, पहले जो रेजिस्टेंस था उसको मैं लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू, R1 का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाई A. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड स्टूडेंट वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रेजिस्टिविटी. So R1 is equal to rho L1 by A1. Similarly आप इसके लिए लिख सकते हैं R2 is equal to rho L2 by A2. But as mass remains same, जो total mass पहले था इसका उतना ही mass यहाँ पे होगा, और you can say if density is same then volume remains same. तो volume जो है वो अगर same होगी student as volume before and after stretching is same, वॉल्यूम क्योंकि सेम है, this implies A1 L1 is equal to A2 L2, और I can write students A1 is equal to A2 L2 by L1. तो हमारे पास एक ये रिजल्ट भी आ रहा है कि A1 is equal to A2 L2 by L1. इसको मैं किसी भी एक फॉर्मूला में डाल देता हूं स्टूडेंट. A1 इसके अंदर आ रहा है तो मैं इसको इसमें डाल देता हूं, इसमें पुट कर देता हूं. देखिए R1 की वैल्यू क्या आएगी. इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं और इसको 3 मान लेता हूं. पुट 3 इन 1. थर्ड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं. आई विल गेट R1 इज इक्वल टू रो L1 बाय A1 की वैल्यू में डाल देता हूं. देखिए
A2L2/L1, लेकिन जो बाय L1 होगा स्टूडेंट वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और L1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, L1 जब आप ये नीचे जो L1 आएगा स्टूडेंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे L1 से तो वो स्क्वायर बन जाएगा रो L1 स्क्वायर बाय A2L2। तो आपके R1 की वैल्यू आ गई। अब मुझे स्टूडेंट क्या चाहिए, मुझे R1 और R2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो किसी तरीके से मैं इस टर्म को R2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। देखिए R2 के अंदर क्या क्या आता है, रेजिस्टिविटी आती है, साथ में एक L2 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं L2 से मल्टीप्लाई और L2 से डिवाइड कर देता हूं। देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू रो, मैं L2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट और L2 से डिवाइड कर रहा हूं, L2 से डिवाइड कर रहा हूं, सो L2। ठीक है, L2 से मल्टीप्लाई कर दिया, L2 से डिवाइड कर दिया। साथ में स्टूडेंट ये A2 था, ये एज इट इज मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर L1 स्क्वायर था, इसको भी एज इट इज लिख दिया मैंने। और एक L2 पहले से था, ये L2 तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखा है, एक L2 पहले से था तो वो L2 यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है इतना। अब देखिए ये जो टर्म है स्टूडेंट, ये इतनी टर्म जो है रो L2/A2, रो L2/A2 ये हमारा R2 है। तो मैं इसको देखिए लिख सकता हूं R1 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट रो L2/A2 को R2 लिख दिया मैंने, L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर और R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि अगर आप किसी वायर को तब तक स्ट्रेच करते हैं जब तक कि उसकी लेंथ डबल हो जाए तो उसका रेजिस्टेंस जो है स्टूडेंट वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ डबल होगी स्टूडेंट तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। कई बार हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वहां पे ये वर्ड स्ट्रेचिंग लिखा हुआ है, तो ये जो वर्ड है स्टूडेंट इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग का मतलब है आपने उस वायर को खींच दिया है और स्ट्रेच करने पे स्टूडेंट स्क्वायर L स्क्वायर पे डिपेंड हो जाता है रेजिस्टेंस। यू कैन राइट स्टूडेंट R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, रेजिस्टेंस L स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है अगर स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये साफ साफ मेंशन है कि वायर को स्ट्रेच नहीं किया है, जस्ट उसकी लेंथ डबल हो गई है, तो आप अपना पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो L/A, जहां पे स्टूडेंट R प्रोपोर्शनल होता था लेंथ के। तो अगर लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन वहां पे स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अगर स्ट्रेचिंग है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जो भी आपको लेंथ दे रखी है डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल हो रही है तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे आपने लेंथ की टर्म्स में ये फॉर्मूला निकाला है, ऐसे ही आप एरिया की टर्म्स में निकाल सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको L1 की जगह पे, यहाँ पे A1 की जगह पे L1 का फॉर्मूला निकालना था। L1 कितना आ जाता आपका A2L2/A1 और उसको आप पुट कर देते। देखिए जो रिजल्ट आएगा आपके पास निकल के वो ये आ जाएगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया वी हैव रिजल्ट, आप ये ट्राई करना खुद से। एरिया की टर्म्स में अगर आप निकालेंगे तो R2/R1 जो आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा A1/A2 होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लिखा है। दूसरी बात यहाँ पे R2 इसके साथ रिलेटेड है, जो है इन एरिया के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। यहाँ पे लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड था, यहाँ पे इनवर्सली रिलेटेड है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। तो अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ट्रिपल करते हैं तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसका रिलेशन है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट रेडियाई की टर्म्स में, क्योंकि देखिए वायर जो होगा उस वायर का कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, ये रेडियस होगा। सपोज इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1 है, तो स्टूडेंट इनकी टर्म्स में भी आ जाएगा। देखिए एरिया को हम लिख सकते हैं πr स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो अगर मैं A1 को लिखूंगा πr1 स्क्वायर और A2 को मैं लिख दूं πr2 स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर होने के बाद पाई स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास बचेगा R1 टू द पावर 4 R2 टू द पावर 4। ओके, आपको मिलेगा R1 टू द पावर 4 R2 टू द पावर 4। तो यहां से आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4।
रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4। अगर आप रेडियस को डबल करते हैं स्टूडेंट्स तो रेजिस्टेंस जो है 1/16 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाएगा अगर आप रेडियस को डबल करते हैं, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 4 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो 16 आएगा। सो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/16 टाइम्स इफ रेडियाई ऑफ द वायर इज डबल्ड। अगर रेडियाई डबल हो जाता है तो रेजिस्टेंस 1/16 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये तीनों रिजल्ट जो हैं ये आपको क्वेश्चंस के अंदर यूज करने, लेकिन आपको देख लेना है कि वहां पे स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा हुआ है या नहीं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, अ कॉपर वायर इज stretched so that its length increases by 300%. Find the percentage increase in resistance। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। A copper wire is stretched so that its length is increased by 300%। मैं मान लेता हूं, देखिए उसकी ओरिजिनल लेंथ थी L1, ओरिजिनल रेजिस्टेंस था R1। तो स्टूडेंट जो ओरिजिनल लेंथ L1 है, दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं नई लेंथ कितनी होगी? यस, नई लेंथ जो होगी स्टूडेंट वो होगी L1 प्लस 300% ऑफ L1, क्योंकि 300% ज्यादा हो गई है, वो इंक्रीजेस बाय 300%। जो है वो नई लेंथ जो है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 300%। सो दिस इज L1 प्लस 300% का मतलब है स्टूडेंट 300 बाय 100 ऑफ L1 दैट इज 4L1। तो जो नई लेंथ है स्टूडेंट वो 4L1 हो गई है। और क्योंकि ये केस किसका है स्टूडेंट, दिस केस इज ऑफ स्ट्रेचिंग का केस है स्टूडेंट, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1 होल स्क्वायर, एंड दैट इज स्टूडेंट्स L2 की वैल्यू कितनी है 4L1, तो मैंने 4L1 डाल दी और इसका स्क्वायर दैट इज 16 स्टूडेंट्स, 16 आ गया। तो देखिए आपको R2 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ R1, R2 की वैल्यू कितनी आ गई है 16R1 आ गया स्टूडेंट। R2 की वैल्यू कितनी आ गई 16R1। परसेंटेज चेंज होता है स्टूडेंट, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। तो फाइनल वैल्यू है आपकी R2 माइनस इनिशियल वैल्यू R1 बाय R1 इनटू 100। देखिए R2 जो है वो 16R1 है, तो 16R1 माइनस R1 दैट इज 15R1 डिवाइड बाय R1 इनटू 100। So this is 1500. So your answer is that resistance will increase by 1500%। 1500% से स्टूडेंट रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। A copper wire has length L, area of cross section A, and resistance R. If its length gets 8 times the original length, keeping its area of cross section same, what is the value of
न्यू रेजिस्टेंस। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ दे रखी है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस उसका R था और आपको 8 टाइम कर दिया, लेंथ जो है वो 8 टाइम्स हो गई है, लेंथ गेट्स 8 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ का वो 8 टाइम हो गई है। मतलब स्टूडेंट आपको L2 कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स L दिया हुआ है, आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है। सो स्टूडेंट सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रो L बाई होता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई स्ट्रेचिंग का केस नहीं है ये केवल एक सिंपल केस है जिसके अंदर आप लेंथ को क्या कर दे रहे हो, डबल कर दे, लेंथ को आपने 8 टाइम्स कर दिया जिसके अंदर, तो आपका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L बाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, resistance is directly proportional to length. So if length gets 8 times of the original, so resistance R2 is equal to rho into 8L by A and that is 8 times of R1. तो स्टूडेंट R1 आपको कितना दिया हुआ है, R के बराबर है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 टाइम्स R. So this is your answer. Your new resistance is 8R. ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि नया रेजिस्टेंस जो है वो 8R के बराबर होगा क्योंकि लेंथ आपकी 8 टाइम्स हो गई है। ओके